वीडियो सिर्फ आपकी जागरूकता के लिए है और मेरा मकसद किसी को बदनाम करना नहीं है। यहाँ दी गई जानकारी मेरे निजी अनुभव पर आधारित है, इसलिए कोई भी फैसला अपने विवेक से ले। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका दोस्त रजत कुमार। फ्रेंड्स, प्रीवियस दो वीडियो में हमने पोर्टल समझ लिया, फाइल का स्ट्रक्चर भी खड़ा कर लिया, लेकिन आज हम उस ब्रह्मास्त्र को चलाने वाले हैं जिससे बड़ी बड़ी ई कॉमर्स कंपनियों के पसीने छूट जाते हैं। आज हम सीखेंगे मेमो ऑफ कंप्लेंट लिखना। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि वो एक एक फैक्ट कैसे लिखनी है कि जज साहब पहली बार में ही बोले कि हाँ, इस कस्टमर के साथ गलत हुआ है। और सबसे जरूरी प्रेयर कैसे करनी है जिससे आपको न सिर्फ रिफंड मिले बल्कि कंपनी आपको इंटरेस्ट भी दे। साथ ही मैं आपको वो एफिडेविट भी दिखाऊंगा जिसे कंपनी का वकील भी समझ जाएगा कि ये बंदा कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं है। तो चलिए बिना देरी किए करते हैं आज की अदालत शुरू। फिफ्थ, मेमो ऑफ पार्टीज। भाई, मेमो ऑफ पार्टीज वो पन्ना होता है जिसमें दोनों पार्टीज मतलब आप और कंपनी के नाम और एड्रेस एकदम साफ साफ बिल से देख के लिखो ताकि कोर्ट का नोटिस सही जगह पहुंच सके। अगर यहाँ गलती हुई तो नोटिस रिटर्न आ जाएगा और आपका केस लटक जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि रजत भाई, जो डिटेल हमने प्रो फॉर्मा में भरी थी वही मेमो ऑफ पार्टी में दोबारा क्यों लिखनी है? देखिए, इसका एक लीगल रीजन है। प्रो फॉर्मा एक कवर पेज की तरह है जो कोर्ट के बाबू या क्लर्क को यह बताने के लिए होता है कि केस किस बारे में है और अमाउंट कितना है। मेमो ऑफ पार्टीज वो कानूनी पन्ना है जो रिकॉर्ड में दर्ज होता है। इसमें आपको पूरी लीगल आइडेंटिटी जैसे आपकी उम्र, आपके पिता का नाम, आपका पेशा लिखी जाती है। कोर्ट को यह सब पता होना चाहिए कि शिकायत करने वाला इंसान कौन है और जिस पर केस हुआ है वो कंपनी कहाँ की है। तो आसान भाषा में कहे तो प्रो फॉर्मा आपकी फाइल का चेहरा है और मेमो ऑफ पार्टीज आपके केस का आधार कार्ड है। अब इसमें आपको क्या क्या चेंजेस करना है देख लीजिए। फर्स्ट यहाँ पे सिटी नेम डालना है, स्टेट नेम डालना है, केस का नंबर छोड़ देना है, वो आपको कोर्ट की तरफ से मिलेगा। यहाँ आपको अपना फुल नेम अपने फादर के साथ लिखना है कैपिटल में, एज लिखनी है, ऑक्यूपेशन लिखना है स्मॉल लेटर में, एड्रेस लिखना है स्मॉल लेटर में, पिन कोड डालना है, योर मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस डालना है। इसके बाद में यहाँ आपको सेलर नेम लिखना है कैपिटल लेटर में। इसके बाद यहाँ पे जो थ्रो इट्स प्रोप्राइटर एंड मैनेजर, तो यहाँ इसको ऐसा का ऐसा ही रहने दें। इसका मतलब ये है कि आप कंपनी के मालिक या मैनेजर को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, ठीक है। यहाँ एड्रेस लिखना है, सेलर का पिन कोड डालना है, ईमेल एड्रेस डालना है एंड यहाँ पे प्लेटफॉर्म का नाम लिखना है एंड यहाँ पे इस तरीके से थ्रू इस मैनेजिंग डायरेक्टर को कुछ भी नहीं करना, छेड़ना नहीं है। इसके बाद में एड्रेस लिखना है, पिन कोड लिखना है, ईमेल एड्रेस डालना है। ईमेल एड्रेस और ईमेल आईडी आपको स्मॉल लेटर में ही डालनी है। अब यहाँ पे सब्जेक्ट लिखा है तो सब्जेक्ट आप अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं, मैटर के अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ आपको लिखना होगा कि कंप्लेंट फॉर रिफंड ऑफ प्रोडक्ट, नेम लिखना है, अगेंस्ट किसके है वो लिखना है, सेलर का नाम डालना है, प्लेटफॉर्म का नाम डालना है। इसके बाद में सेम यहाँ पे आपको सिटी नेम, डेट अपनी डालनी है, साइन करके पेज नंबर डाल के ये काम हो गया। कंप्लेंट आएगी एफिडेविट के पहले, तो इसमें हम लिखेंगे फैक्ट ऑफ द कंप्लेंट। तो यहाँ सबसे पहले आपको लिखना है कि आप अपने प्रोडक्ट का नाम लिखिए और पूरा नाम लिखना है। सपोज जैसे कि बोट का कोई प्रोडक्ट है, ईयरबड है, तो 141 लिखना है। इस टाइप से मॉडल नंबर भी लिखना है एंड फिर किस तारीख को आपने ऑर्डर किया था, ऑर्डर आईडी भी लिखनी है। जो इनवॉइस है उसमें देख कर सेम टू सेम लिखना है, कुछ भी गलत नहीं लिखनी है। एंड यहाँ पे आपको प्रूफ भी लगाना है, जैसे आपके पास ओरिजिनल बिल हो या इनवॉइस हो तो उसका PDF जरूर लगाना और यहाँ पे लिखना एनेक्सर C-1 और इंडेक्स में भी सेम एनेक्सर C-1 ही लिखना है ताकि डायरेक्ट आपको मिल जाए। और ये एनेक्सर जो हम लिख रहे हैं ऐसा कैसे आपको जो ओरिजिनल बिल है उसका भी आपको प्रूफ लगाना होगा लास्ट में। सेकेंड वाला पॉइंट है आपका, यहाँ वो तारीख लिखो जिस दिन आपके घर प्रोडक्ट पहुंचा। फिर लिखो कि पैकेट खोलने पर क्या निकला, जैसे गलत प्रोडक्ट, टूटा हुआ प्रोडक्ट या खाली बॉक्स। अगर आपको फ़ोन की जगह साबुन भी मिला है तो यहाँ साफ साफ लिखो प्रोडक्ट नॉन फंक्शनल और डैमेज कंडीशन। इसमें भी आपको प्रूफ लगाना है। क्लिक फोटोज ऑफ रिसीव डिफेक्टिव आइटम अटैच करना है एनेक्सर C-2 में। एंड थर्ड पॉइंट है, अगर आपने अनबॉक्सिंग वीडियो बनाया हो तो इस पॉइंट में बताओ कि आपने पैकेट खोलते टाइम अनबॉक्सिंग वीडियो बनाया था। अगर आपके पास वीडियो है तो उसे गूगल ड्राइव या यूट्यूब पर अपलोड करके उसका लिंक यहाँ लिखना है। एंड वो किस तरीके से लिखना है वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो यहाँ मैंने लिखा है द फोटोग्राफ और अनबॉक्सिंग वीडियो लिंक आर अटैच्ड एज एनेक्सर C-3। फोर्थ पॉइंट आएगा कि यहाँ लिखो कि आपने किस तारीख को रिफंड मांगा और किस तारीख को कंपनी ने रिफंड देने से मना किया। अगर कंपनी ने ईमेल में बोला है कि हमारी तरफ से तो सही प्रोडक्ट भेजा गया था, वो लाइन भी यहाँ पे लिखो कि ये बात सरासर कंपनी झूठ बोल रही है। एंड उनने जो ईमेल में अगर ऐसा कुछ लिखा है तो उसका भी आप एनेक्सर C-4 में अटैच कर सकते हैं। फिफ्थ वाले पॉइंट में आपको अपनी सिटी लिखना है। अगर सामान जिस भी सिटी में आपको डिलीवर हुआ है वहाँ की सिटी लिखनी है। सपोज मेरा इंदौर में है तो इंदौर में अगर डिलीवर हुआ है तो मैं लिखूंगा कि इंदौर में डिलीवर होने की वजह से ये केस इंदौर के उपभोक्ता आयोग में सुना जाए या चलाया जाए। अब यहाँ पे आपको सिंपल सी सिग्नेचर ही करनी है, यहाँ पे आपको पेज नंबर डालना होगा।
अगर आपने कंज्यूमर कोर्ट आने से पहले एनसीएच नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन पर कंप्लेन की थी और वहां से आपको अनरिजॉल्व का मैसेज आया है तो उसे यहाँ पॉइंट नंबर 6 में लिख लो। मैंने यहाँ एक्स्ट्रा पॉइंट इसलिए नहीं लिख के दिया है क्योंकि मैं अगर इसको फिर से एडिटिंग करने बैठता तो फॉर्मेट फिर से बिगड़ जाता, इसलिए मैं आपको यहाँ पे अलग से पॉइंट लिख के दे रहा हूँ कि एक्चुअल में उसमें लिखना क्या होता है। मैंने राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन एनसीएच पर भी अपनी कंप्लेन यहाँ आपको डॉकेट नंबर और तारीख लिखनी होती है को रजिस्टर किया था, लेकिन अपोजिट पार्टी की तरफ से मुझे रिफंड या सॉल्यूशन नहीं दिया गया है और मेरा मैटर अनरिजॉल्व ही रहा है और उन्होंने कंप्लेन को डिस्क्लोज कर दिया है। अगर आपने एनसीएच के अलावा कहीं और भी माथापच्ची की है तो घबराओ मत, आप अपनी कहानी के हिसाब से 7, 8, 9, 10 जितने भी पॉइंट आप जोड़ सकते हो जोड़ लीजिए। जैसे साइबर सेल में शिकायत की है, अगर कंपनी के नोडल ऑफिसर को ईमेल किया है तो वो भी लिख लीजिए, ट्विटर या सोशल मीडिया पर आवाज उठाई है तो वो भी लिख दीजिए। एंड हाँ, ये सब आपको पॉइंट में अलग अलग लिख कर देना है एंड उसके नीचे आपको प्रूफ्स भी लगाने होते हैं। अब कंप्लेनेंट का ही नेक्स्ट पेज होता है कॉज ऑफ एक्शन। अब इसमें क्या क्या लिखना है, कहाँ क्या क्या चेंजेस करने हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ आपको लिखना है कि कंपनी मतलब आपकी प्रॉब्लम कब शुरू हुई और कंपनी ने कब आपको मना किया। सबसे पहले वो तारीख लिखो जिस दिन आपने सामान ऑर्डर किया था, फिर वो तारीख लिखो जिस दिन आपके घर पे रॉन्ग प्रोडक्ट या जो भी आपके साथ हुआ है वो पहुंचा। यही वो दिन है जब से आपके साथ फ्रॉड हुआ है। मतलब जैसे आपने रॉन्ग प्रोडक्ट आपको मिला है, आपने बॉक्स खोला, आपको पता चला कि मुझे रॉन्ग प्रोडक्ट मिला है, तो जब से ही आपकी प्रॉब्लम शुरू हो गई है तो वो तारीख लिखो। और जिस दिन कंपनी ने आपको रिफंड देने के लिए मना किया है वो भी तारीख मेंशन करो। इसके बाद में यह तारीख सबसे ज़रूरी होती है क्योंकि यहीं से आपकी असली लड़ाई शुरू हुई है। अब यहाँ जो मैंने एक लाइन लिखी है, द कॉज ऑफ एक्शन इज स्टिल सबसिटिंग, इसका मतलब है कि सर मेरी जो प्रॉब्लम है अभी भी वैसी की वैसी बनी हुई है, मेरा पैसा अभी भी कंपनी के पास है, इसलिए मैं आज आपके पास इंसाफ के लिए आया हूँ। इसे बिल्कुल भी मत बदलना, बस अपनी तारीखें और अपनी समस्या जो आपकी प्रॉब्लम है वो ब्रैकेट में फिल कर देना। देखो, मैंने आप लोगों के लिए एक फॉर्मूला बनाया है, नहीं तो कुछ लोग लालच में आकर अनाप शनाप पैसा मांग लेते हैं और आपको जज साहब सीरियस ना मानकर आपका केस रिजेक्ट कर देते हैं। कंज्यूमर कोर्ट कंपेंसेशन फॉर्मूला, फर्स्ट, जो पैसा आपके प्रोडक्ट के लिए दिया है उसे 12% ब्याज मतलब इंटरेस्ट के साथ मांगे। सेकेंड, अगर आपका प्रोडक्ट 5,000 से कम का है तो 500 से 1,000 रुपए मांगे, अगर 5,000 से ऊपर का है तो प्रोडक्ट की वैल्यू का 10 से 20% ही मांगे। थर्ड, इसमें ज़्यादा आपको दिमाग नहीं लगाना है, सीधे सीधे आप 2 से 3,000 रुपये फिक्स रखो, टाइपिंग का, पेट्रोल, फोटोकॉपी और आपके समय की बर्बादी के लिए। इसको आप एग्जाम्पल से समझो, मान लो आपका फ़ोन है 20,000 का, तो इसका हिसाब ये होना चाहिए, रिफंड आपको मांगना है प्रोडक्ट प्लस ब्याज 12% के हिसाब से। अब 20,000 का प्रोडक्ट है तो एक साल का 12% के हिसाब से होता है 2,400 रुपये, तो ये हो गया आपका अमाउंट। इसके अलावा आपको मांगना है मेंटल एगोनी, मतलब जो आपको मानसिक परेशानी हुई है उसका 15%। अब 15% कितना होता है 20,000 का 3,000 रुपये। अब इसके बाद में आएगा लिटिगेशन, मतलब आपको जो भी खर्चा हुआ है जैसे पेट्रोल का या लिखा पढ़ी करने का या एफिडेविट बनवाने का, तो उसका आप फिक्स अमाउंट रख लीजिए। अब इसके अंदर आप रख सकते हैं 2 या 3,000 रुपये, मैंने इसके अंदर रखे हैं 2,000 रुपये, तो टोटल आपका अमाउंट हो जाता है 27,400 रुपये। लिटिगेशन एक्सपेंसेस क्या होता है, इसका मतलब होता है कि मुकदमेबाजी का खर्चा जो आपने प्रिंट आउट निकलवाए, फोटोकॉपी करवाई या आपने वकील से सलाह ली या फाइल बनाने में जो भी आपकी दौड़ भाग हुई है उसके ये पैसे हैं। याद रखना, आप जज साहब से प्रे कर रहे हो मतलब पैसे मांग रहे हो, ऑर्डर नहीं दे रहे हो। अगर आप 1,000 के प्रोडक्ट पे 20,000 रुपये मांगोगे तो जज साहब को लगेगा कि आप कोर्ट का टाइम बर्बाद कर रहे हैं और वो आपका केस डिसमिस कर सकते हैं। हमेशा के लिए एक रीजनेबल अमाउंट ही लिखे। अब प्रेयर में हमें क्या लिखना है देख लीजिए। आप विनती कर रहे हैं जज साहब से, तो फर्स्ट पॉइंट में आएगा कंपनी को कहे कि वो मेरे प्रोडक्ट की वैल्यू मुझे वापस करे और साथ ही जब से मेरे साथ में ये प्रॉब्लम शुरू हुई है तब से मेरा पैसा कंपनी के पास फंसा हुआ है, तब से लेकर आज तक 12% का ब्याज पर एनम के हिसाब से दिलवाएं। यहाँ 12% की लाइन सेम रखनी है जिससे कि कंपनी पे प्रेशर बना रहे। ठीक है। अब बी वाला ऑप्शन है, कंपनी मुझे 15% जो आपके प्रोडक्ट की वैल्यू हो वो आप जोड़ दें, अलग से हर्जाना दें, क्योंकि कंपनी की वजह से मुझे मानसिक परेशानी मेंटल एगोनी हुई है और उन्होंने मुझे परेशान हेरेसमेंट किया है और मेरा जो टाइम पैसा बर्बाद हुआ है ये उसकी भरपाई करेंगे। सी वाले पॉइंट में ये लिखना है कि विपक्षी कंपनी को आदेश दिया जाए कि जो भी मतलब एक फिक्स अमाउंट होता है, ऐसे तो 2,000 या 3,000 रुपये से ज़्यादा ना मांगे, कोर्ट कचहरी और कानूनी कार्यवाही में हुए खर्च के लिए मुझे दे, इस आपको लिखना है। अगर आप खुद केस लड़ रहे हो तो लॉयर फीस मत मांगना, लेकिन लिटिगेशन एक्सपेंसेस मांगना आपका हक बनता है। यहाँ ये जो 1,000 रुपये हैं ये आपके प्रोडक्ट से अलग पैसे हैं, जज साहब से ये मांगना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपकी क्या गलती थी जो आपको ये सब पापड़ बेलने पड़े। कंपनी की गलती की सज़ा कंपनी ही भुगतेगी, मैं क्यों भुगतूँ? आपके कोर्ट के चक्कर काटने का खर्चा भी वही भरेगी, ये आपका हक है। डी वाले पॉइंट में
लिखना है कि मैं अपनी प्रार्थना प्रेयर में कुछ लिखना भूल गया हूं, तो आप अपनी तरफ से कोई भी आदेश कंपनी को दे सकते हैं। अब इसमें जो लिखा है हमने डीम्स फिट एंड प्रॉपर, इसका मतलब है कि आपको जो भी ठीक लगे वो जायज़ लगे वो आप लिख सकते हैं। एंड इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस का मतलब है कि इंसाफ के हक में, मतलब जो आपको सही लगे इंसाफ के हक में आप लिख सकते हैं। वेरिफिकेशन आपको करना होगा, कैपिटल लेटर में यहाँ नाम लिखना होगा कि मैं कैपिटल लेटर में नाम लिखे शिकायत करता यह घोषित करता हूँ कि इस शिकायत के पेरा एक से लेकर, मतलब जो अपन ने पॉइंट लिखे थे कंप्लेनेंट में 1 2 3 4 5, जैसे मेरे 5 पॉइंट है, आपके अगर 6 7 8 9 10 जितने भी बने तो यहाँ पे आपको लिखना है कि पेरा 1 से, मैंने लिखा है 5 तो यहाँ 5 लिखा है मैंने, तो पेरा 1 से 5 तक जितने भी पॉइंट है वो मेरी जानकारी में पूरी तरह सच है। मैं इसे आज की डेट, यहाँ डेट लिखनी है एंड यहाँ पे सिटी का नाम लिखना है, मैं सत्यापित करता हूँ। एंड यहाँ पे फिर से अपनी सिटी का नाम, यहाँ पे अपनी डेट लिखनी है जिस दिन भी आप केस कर रहे हैं, यहाँ पे अपनी सिग्नेचर लगा के यहाँ पे पेज नंबर लिख देना है। अब कंप्लेंट का ही थर्ड पार्ट होता है एफिडेविट, सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, क्योंकि इसके बिना जज आपकी बात को बिल्कुल भी सच नहीं मानेंगे। ये एक कानूनी गारंटी होता है कि आपने जो कंप्लेंट में लिखा है वो 100% सच है। दोस्तों 10 रुपए का स्टाम्प मिलना आज के टाइम में बहुत मुश्किल है, वेंडर ऐसे भी मना कर देते हैं, इसलिए आप डायरेक्ट 50 या 100 रुपए का नॉन जुडिशियल फिजिकल स्टाम्प ले लो, इसमें कोई रिस्क नहीं है और ये हर जगह इजिली मिल भी जाता है। बस आपको 50 का स्टैम्प पेपर और 100-200 रुपए नोटरी वाले को देने हैं, आपका एफिडेविट नोटरी की सील और साइन के साथ रेडी हो जाएगा। अब इसमें आपको क्या क्या चेंजेस करना है देख लीजिए। यहाँ पे जो लिखा हुआ है कमीशन, यहाँ पे भी आपको सिटी और स्टेट अपना चेंज करना है। यहाँ पे आपको अपना फुल नेम लिखना है कैपिटल लेटर में। यहाँ पे आपको कंपनी का फुल नाम लिखना है, मतलब सेलर का फुल नेम लिखना है। यहाँ पे अपोजिट पार्टी प्लेटफॉर्म का फुल नेम लिखना है कैपिटल लेटर में। सब्जेक्ट आपको लिखना है जो मैंने आपको मेंबर पार्टी में बताया था, जैसे कि डालो कि कंप्लेन किस बात के लिए, कंप्लेन किस बात के लिए कर रहे हो, कौन सी कंपनी का अगेंस्ट कर रहे हो, सेलर और प्लेटफॉर्म का नाम लिखना है यहाँ पे। अब यहाँ पे जो आपको लिखना है ये वाली जगह पे, यहाँ पे आपको कैपिटल लेटर में नाम लिखना है, अपने फादर के नेम के साथ में एज लिखनी है और अपना फुल एड्रेस लिखना है मिक्स लेटर में। और यहाँ पे ये जो लिखा है डू है बाय, इसका मतलब है कि मैं पूरे होशोबाज में कसम खाकर ये घोषणा करता हूँ, और इसके बाद में फिर ये पॉइंट शुरू हो जाते हैं कि फर्स्ट है, मैं वो रियल पर्सन हूँ जिसके साथ में ये फ्रॉड हुआ है, मुझे इस केस की हर एक बात अच्छी तरह से पता है, मैं किसी और के कहने पर ये केस नहीं कर रहा हूँ, ये पॉइंट सेम ही रहने दे। सेकंड पॉइंट है जज साहब, जो मैंने पेरा, जैसे कि मैंने 5 पेज लगाया था कंप्लेन में, उसके अंदर पॉइंट में कंप्लेन में, तो 5 पेरा की शिकायत अलग से लिखकर फाइल में लगाई है, उसमें जो कुछ भी लिखा है वो पत्थर की लकीर है, मैंने अपनी पूरी जानकारी में एक भी शब्द झूठ नहीं बोला है। थर्ड पॉइंट में आपको लिखना है कि मैंने कोर्ट से कोई भी बात नहीं छिपाई है, और सबसे बड़ी बात यह है कि मैंने इस मैटर को लेकर पुलिस स्टेशन या कोर्ट के चक्कर नहीं काटे हैं, मैं पहली बार ही सीधी आपके पास इंसाफ के लिए आया हूँ। ये भी सेम रहने दे, इसको भी चेंज नहीं करना। डिपोनेंट का मतलब होता है एक शपथकर्ता, यानी आप खुद, यहाँ आपको अपनी सिग्नेचर करनी है। वेरिफिकेशन सत्यापन, एंड यहाँ पे लिखा हुआ है कि मैं उपरोक्त शपथकर्ता आज दिनांक, आपको इसमें आज की डेट डालनी होगी, यहाँ पे डेट डालनी होगी, यहाँ पे आपको सिटी डालनी होगी। मैं सत्यापित करता हूँ कि इस शपथ पत्र मतलब एफिडेविट की सामग्री मेरी जानकारी में एकदम सत्य है। एंड यहाँ पे फिर आपको डिपोनेंट में फिर से अपनी सिग्नेचर करनी है, एंड यहाँ पे पेज नंबर डालना है, एंड यहाँ पे मैंने ओनली फॉर डेमो लिखा है। और यहाँ पे एक बात मैं बता देता हूँ, ये 10 रुपये का स्टाम्प मैंने आपको बनाकर बताया है कि इस तरीके से होता है। वैसे तो 10 रुपये का नहीं लगता है, अब 50 या 100 रुपये का लगता है। यहाँ पे टिकट, आप वेलफेयर टिकट देख सकते हैं, ये टिकट होती है। यहाँ पे ये सील होती है नोटरी की, एंड यहाँ पे साइन होती है, यहाँ पे नंबर लिखा होता है जो कि मैंने हाइड कर दिया है। अब कुछ बातें हैं जो इसको बनवाते टाइम आपको ध्यान रखनी है। फर्स्ट, नोटरी होने के बाद शपथ पत्र मीन्स एफिडेविट पर कुछ भी पेन से नहीं काटना छाटना है, ना ही जोड़ना है। अगर गलती हो गई तो वापस से आपको नया बनवाना पड़ेगा। सेकंड, ध्यान से देखें कि नोटरी करने वाले ने अपनी टिकट लगाई हो, रजिस्टर नंबर डाला हो और अपनी सील मोहर साफ साफ लगाई हो। बिना मोहर के ये सिर्फ एक कागज है, ऑफिशियल पेपर नहीं। थर्ड, आधार कार्ड, एफिडेविट के साथ हमेशा अपने आधार कार्ड या कोई भी गवर्नमेंट आईडी की फोटो क्लिक करके उसकी भी पीडीएफ बनानी है। इसको आप एनेक्सर C माइनस जो भी आपका डॉक्यूमेंट का नंबर है उसके ऊपर लिख दीजिए, कॉपी ऑफ आधार कार्ड ऑफ द कंप्लेनेंट। अब ये क्यों लगाया? क्योंकि जब नोटरी वाला सील लगाता है तो वो आपकी आईडी चेक करता है, कोर्ट को भी ये कंफर्म करना होता है कि जिसने साइन किए है वो ये बंदा है या नहीं है। फोर्थ, जब आप एफिडेविट नोटराइज करवाओ तो उसकी असली कॉपी मीन्स ओरिजिनल कॉपी आप संभाल कर रखना। पोर्टल पर तो सिर्फ आपको फोटो स्कैन करके ही डालना है, एंड जब आपकी सुनवाई मीन्स हियरिंग होगी तो जज साहब आपसे वो असली स्टैम्प पेपर मांगेंगे, इसलिए उसको केयरफुली संभाल के रखना है। तो अब आपकी कानूनी कंप्लेंट और एफिडेविट रेडी है, मतलब आपने अपनी पूरी बात कोर्ट के सामने कागज पर उतार दी है। लेकिन कोर्ट सिर्फ बातों पे नहीं सबूतों पर चलता है। अगर आपने अपने बिल, अपनी अनबॉक्सिंग वीडियो और वो सबसे जरूरी सेक्शन 65B सर्टिफिकेट को सही तरीके से एनेक्सर करके नहीं लगाया तो आपकी ये सारी मेहनत बेकार चली जाएगी। अगले पार्ट 4 में मैं आपको दिखाऊंगा कि प्रूफ की नंबरिंग कैसे करनी है, वीडियो की लिंक को पेज पे कैसे सेट करना है। तो अगर अपनी फाइल को 100% बुलेट प्रूफ बनाना है तो पार्ट 4 को मिस मत करना। तो अभी कमेंट में लिखो कि पार्ट 4 चाहिए, ताकि मुझे पता चले कि कितने लोग इस केस के लिए रेडी है। और सबसे बड़ी बात, वो सारे फॉर्मेट्स की
गोल्डन वर्ड फाइल का डाउनलोड लिंक भी आपको पार्ट 4 में मिल जाएगा। और इस वीडियो को आप लोग मिस न कर दे, इसलिए मुझे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं सबसे बड़े पार्ट में। इस वीडियो को लाइक करना और उन दोस्तों के साथ शेयर करना जो ऑनलाइन शॉपिंग के दीवाने हैं। अगर कोई सवाल है इस वीडियो को लेकर तो कमेंट में जरूर बताओ। सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए और अपना हक छीनना सीखिए।